सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल को शामिल किया है और ये भी घोषणा की है कि वह पहले 10,000 खरीदारों को प्रत्येक को 5,500 की सब्सिडी भी देगा। इसमें यात्री और कार्गो ई साइकिल दोनों शामिल होंगे और इसमें वो साइकिल आएंगी जिनकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन में कौन सा स्टेट टॉप पे था, तो आंसर होगा यूपी। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? गुजरात की केवड़िया। ये वही केवड़िया है जहां पे आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मिलेगा, जो कि सरदार पटेल जी की स्टेच्यू है, जो कि साधु बेट द्वीप पर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे, जिसके वास्तुकार कौन है? रामवी सुतार हैं। अच्छा, अब तो ये बताओ कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला? गुरुग्राम में। अच्छा, भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ये किस ऑटो कंपनी के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा टोयोटा। तो उस कार का नाम है मिराई, उस कंपनी का नाम है टोयोटा मिराई। ये भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलता है। वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाते हैं? 9 सितंबर को। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। अभी आपको याद होगा दिल्ली सरकार ये सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स को स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की हॉबीज को बढ़ावा देना। मतलब स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और बताओ भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। अभी दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। और देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे लगा है? दिल्ली में ही लगा है। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हां, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है? बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, फिर बताइए, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से किसकी तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? तो आंसर होगा एम्बर ब्रैकन। तो पूर्व कमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के पास में ली गई एक तस्वीर को 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। और देखिए, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रतियोगिता के 67 ईयर के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एक ऐसी तस्वीर को चुना गया जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर एडमॉन्टन के एक फोटोग्राफर जिनका नाम है एम्बर ब्रैकन द्वारा ली गई है, जो कमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में मरने वाले बच्चों की याद दिलाता है। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि चिली देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नाम क्या है? तो आंसर होगा मारियो मार्सेल। अभी 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था इन्होंने। और अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख कौन बन गए? गिलबर्ट होंगबो बन गए। अमेरिकी गणितज्ञ हैं ये डेनिस पार्नेल सुलिवन। अभी इन्होंने ही जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है यानी कि एबेल पुरस्कार 2022 को जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ शकुंतला नामक अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर होगा पिक्सेल।
तो भारत की स्पेस टेक स्टार्टअप है पिक्सेल। इसने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ पहला व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल सैटेलाइट जिसका नाम है शकुंतला, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये हाई रेजोल्यूशन वाले हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरों में से एक को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए होस्ट करता है। तो लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों में शकुंतला सूचनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर देगी और हमारे ग्रह पर प्राकृतिक गैस रिसाव, वनों की कटाई, बर्फ का पिघलना, प्रदूषण, फसल की गुणवत्ता में गिरावट जैसे अदृश्य परिवर्तनों को उजागर करना शुरू कर देगा। अच्छा, स्पेस एक्स, ये आप जानते हो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस कंपनी है। इसके नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 143 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का। हमने कहा इसके मालिक एलन मस्क हैं जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अभी इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी नामित किया गया था, ये भी याद रखना। पढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किस बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा HDFC बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। विशेष रूप से HDFC बैंक एकमात्र प्राइवेट बैंक था जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। देखो, HDFC बैंक की बात करते हैं, स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी हमने बात भी करी थी HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड जो कि भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये दोनों आपस में मर्ज हो रही है और संपत्ति के हिसाब से बात करोगे यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है। बाकी देखो, ICICI बैंक के MD CEO का नाम है संदीप बख्शी। अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार जीता था इन्होंने। पेटीएम पेमेंट बैंक भारत का सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बना था ये, UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एक्सिस बैंक से IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता था इन्होंने। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किए गए CEEW के अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की संख्या सबसे अधिक थी? तो आंसर होगा मिजोरम। CEEW मतलब काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। तो ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में जंगल की आग की आवृत्ति का मतलब हो गया रिकरिंग यानी कि बार बार आग लगना, उसकी तीव्रता मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसमें वृद्धि हुई है। तो मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन ए चेंजिंग क्लाइमेट नाम से एक अध्ययन किया गया और उसमें यह पाया गया कि पिछले 2 दशकों में जंगल की आग में 10 गुना वृद्धि हुई है। 62% से ज़्यादा भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाली जंगल की आग से ग्रस्त हैं और मिजोरम में पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक जंगल में आग लगी है। अब बात मिजोरम की है तो ये रहा मैप में मिजोरम। देखो, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति। अच्छा, एक नृत्य है यहाँ का काफ़ी फेमस है, चिराऊ नृत्य बोलते हैं, बांस का उपयोग करके इसको करा जाता है। तो पूछा जाए कि चिराऊ नृत्य किस राज्य का है तो मिजोरम। मरलेन नेशनल पार्क आपको मिलेगा मिजोरम में। यहीं पे ही चापचारकुट महोत्सव भी मनाया जाता है और मिजोरम में ही बनेगा मोटर रेसिंग ट्रैक जो कि पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा। ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है? तो आंसर होगा अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन की बात कर रहे हैं तो इसको 2015 में नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, अनुसंधान संस्थान, MSME और उद्योग स्तरों पर देश भर में नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। और अभी केंद्र सरकार ने इस अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब और 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना है। इसके अलावा 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र और अटल नव भारत चुनौतियों के माध्यम से 200 स्टार्टअप को समर्थन देने का इसका लक्ष्य भी है। देखो, नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करो तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये योजना आयोग की जगह पे लाया गया था सन 2015 में
यानी कि इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष इसके वर्तमान में राजीव कुमार हैं और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। उसी तरह से इसके वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत थे और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। अभी वैसे आपको याद होगा, नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 को निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया था, जिसमें टॉप पर था गुजरात। और नीति आयोग ने चौथा स्वास्थ्य सूचकांक भी जारी किया था, जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में बात करोगे तो बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, सरकार ने अप्रैल 2022 में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति नियुक्त की है। इस समिति के प्रमुख कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया और इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर, जो कि रेल मंत्रालय भी संभालते हैं, नाम है अश्विनी वैष्णव। और आपको याद होगा, अभी जनवरी की बात है, अश्विनी वैष्णव ने ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया था। अच्छा, सेमीकंडक्टर से आपको याद आएगा, अभी दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा सैमसंग। पढ़ा था हम लोगों ने। इसने 2021 में इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और खुद टॉप पे आ गई है। साउथ कोरिया की कंपनी है ये। उसके अलावा याद रखना, भारतीय खनन कंपनी है वेदांता, ये भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी। ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में कितनी राशि का योगदान दिया? तो आंसर होगा $72,124। तो अभी भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 में डोपिंग उन्मूलन यानी कि डोपिंग को खत्म करने के लिए यूनेस्को फंड में $72,124 की राशि का योगदान दिया है। इससे पहले यानी कि 2021 में भारत ने यूनेस्को फंड में $28,172 का योगदान दिया था। वैसे हमारे खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। अच्छा, पूरे विश्व में डोपिंग के लिए निगरानी करने वाली या उससे रिलेटेड जो भी काम है वो करने वाली एक संस्था है वाडा। और अभी इसने डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची जारी की थी, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन है? पहले नंबर पे रशिया है, मतलब सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले यहाँ पे हैं। दूसरे नंबर पे इटली है और तीसरे नंबर पे था भारत। वाडा की बात कर लें तो इसकी स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रेग रेडी। उसी तरह से भारत में भी एक संस्था है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और याद रखना, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सिद्धार्थ लोंगजाम है। और इसने अभी नाडा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, नाडा नाम से ही। और इसके एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील शेट्टी। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार को विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ? 7500 करोड़ रुपये। तो आंसर होगा गुजरात। तो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, उसके लिए उसे 7500 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। तो राज्य सरकार क्या करेगी? अगले 5 सालों में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब इन पैसों से सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम बनेंगे, नए स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे, नए कंप्यूटर लैब बनेगी, टिंकरिंग लैब बनेगी। इस तरह से इन पैसे का ठिकाना लगा, मतलब इनके खर्च किया जाएगा। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की भी बात हुई है, ये भी तो 13 पैसे, तो इसको भी याद रखो। स्थापना होती है 2016 में, बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं जिन लिकन और इसके सदस्य देश कितने हैं? 105 हैं। अब पैसा तो मिल रहा है गुजरात को, तो उसको भी देखो। ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह का, जो कि गृह मंत्री भी हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात की एक बर्ड सेंचुरी आप याद रखना, जिसका नाम है केजाड़िया बर्ड सेंचुरी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अभी रामसर स्थल में 2 साइटों को चुना गया था। इस तरह से भारत में अभी वर्तमान में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई है? 49। एक तो गुजरात का था ये केजाड़िया बर्ड सेंचुरी और दूसरा है भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप बताइए ये है कहाँ पर? उसके अलावा अभी देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में ही,
और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे खेल महाकुंभ को शुरू किया था, तो आंसर होगा अहमदाबाद में। उसके अलावा याद रखना, गुजरात सरकार ने कहा था कि वो 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाएगा। और अभी एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि कक्षा 9वीं से उनके सब्जेक्ट्स में भगवत गीता को शामिल करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया, बताइए कमेंट बॉक्स में। और विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित है, तो आंसर होगा गुजरात में ही। अच्छा, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पे तैयार हो रहा है, सूरत। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद। अच्छा, आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है गुजरात। और आईपीएल की जो 2 नई टीमें हैं उसमें से एक है गुजरात टाइटंस। वैसे डिफेंस एक्सपो 2022 ये गांधीनगर गुजरात में होना था, लेकिन हो नहीं सका। और एक नाम याद रखना, तस्नीम मीर का, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है ये गुजरात से ही है। और देश का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे खुला, तो आंसर होगा गुजरात में ही। और देश का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, ये भी आपको मिलेगा अहमदाबाद गुजरात में। वैसे गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो 4 हैं। अभी चौथा बना था धोलावीरा। धोलावीरा यह हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जिसका स्थानीय नाम है कोटड़ा टिम्बा। ये देश का 40वां बना था। और बताओ, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनेगा, गांधीनगर में। उसके अलावा दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में। आप जानते ही हो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ही है, मोटेरा स्टेडियम जिसको कहते हो। और ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के गुजरात ने कमलम कर दिया है। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया, गुजरात के लोथल में। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गाओफेन 3 इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने 7 अप्रैल को सफलतापूर्वक एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है गाओफेन 3 इसको लॉन्च किया है। इसे मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया। किसने किया, चाइना ने। तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा, हमने देखा था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे मिलेगा। करेंसी रेनमिन है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, इसने अपनी पहली यात्रा चाइना में की है। चाइना में ही ये बना है, चाइना की यांगत्सी नदी में अपनी पहली यात्रा की है। अभी चाइना में भारतीय राजदूत बने थे इंडियन एम्बेसडर कौन, प्रदीप कुमार रावत। और एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है या बैडमिंटन कप है उबेर कप, जिसको भी चाइना ने जीता था जापान को हरा के। और एक और बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है थॉमस कप जिसको बोलते हैं, इसको जीता था इंडोनेशिया ने चाइना को हरा करके। तो ये याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। उसके अलावा इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और हाँ, मार्च का हमारा 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स बाकी है, तो उसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका अभी अपलोड हो जाएगा मॉर्निंग में ही। सिर्फ एक लास्ट पार्ट बाकी रहेगा, वो एक आध दिन में अपलोड हो जाएगा। मतलब मार्च पूरा हमारा कवर हो जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।